गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम नियोजन बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। मैंने मेरे परसों के वीडियो में आपको प्लानिंग के बारे में बताया था, नियोजन के बारे में बताया था। नियोजन होता क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताए थे। आज हम बात करेंगे कि नियोजन की प्रक्रिया या विधि यानी कि प्रोसेस क्या होती है। हम किन चीज़ों के होने के बाद प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है लक्ष्यों एवं निर्धारण उद्देश्यों को निर्धारित करना। तो हमारी प्लानिंग जो होगी वो हमारे लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद ही होती है। प्रत्येक नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम हमें लक्ष्य को निर्धारण करना पड़ता है। पहले उपक्रम के सामान्य लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। इसके पश्चात अलग अलग विभागों के लक्ष्यों को निर्धारण किया जाता है। वास्तव में लक्ष्य समान नियोजन क्रिया के केंद्र बिंदु होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पहले हमको हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट के या हमारे जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेंगे। हमारे बिजनेस के लक्ष्य हमको बनाना पड़ेंगे। उसके बाद जाके हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर प्लानिंग कर सकते हैं। सेकेंड, सीमाएँ निर्धारित करना। सीमा यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो अनुमान है वो निश्चित करना पड़ेंगे, पूर्वानुमान हमको देना पड़ेंगे। नियोजन की कुछ निश्चित सीमाएं होती है जो इसे प्रभावित करती है। सीमाओं को व्यावसायिक परिवेश भी कहा जाता है। इसमें आंतरिक स्थिति और बाह्य स्थिति, जैसा कि मैंने आपको बिजनेस इन्वायरमेंट में बताया था कि हमारे व्यावसायिक परिवेश यानी कि हमारे जो व्यवसाय की जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे भूमि, श्रम, कच्चा माल, मशीन आदि, ये आंतरिक स्थिति होती है हमारे देश की, हमारे बिजनेस की, जिसे हम क्या है एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसे किसी प्रकार से बदल सकते हैं, लेकिन बाहरी परिवेश को हम बदल नहीं सकते। यह सरकारी नीति, प्रतियोगिता, ग्राहक की रुचि आदि। उदाहरण के लिए यदि कोई कंपनी अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहती है तो इसके लिए पूंजी, कच्चा माल, मशीन आदि का पूर्वानुमान लगाना होगा। इसी प्रकार सरकारी नीति, ब्याज की दर, ब्याज, परिवहन आदि का भी विषय में भी हमें पूर्वानुमान लगाना होगा। और ये क्या होता है कि यह जो होता है ये प्लानिंग के अनुसार, इसको देखकर ही हम प्लानिंग कर सकते हैं। इसके बाद विभिन्न विकल्पों का निर्धारण। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अनेक विकल्प होते हैं। साथ ही उत्पादन के समय साधन वैकल्पिक रूप से प्रयोग में लाए जा सकते हैं। मतलब ये है कि हमें कोई भी काम को करने के लिए कई प्रकार के विकल्प हमको दिए देते हैं, तो उसमें से विकल्प का प्रयोग हम करें या ना करें, साधन पर विचार करें या ना करें, ये सारी चीज़ें हमें जो है प्लान करके चलना पड़ेगी। अगर हमारे पास किसी भी काम को करने के 2 से 3 रास्ते हैं तो हमें उनमें सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना होगा, जो कि एक प्लानिंग का एक हिस्सा होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है मूल्यांकन एवं सर्वोत्तम का चुनाव। नियोजन प्रक्रिया का यह चरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। वैकल्पिक तरीकों को तुलनात्मक अध्ययन करना, उनका मूल्यांकन करना और उनमें से किसी सर्वोत्तम का चुनाव करना काफ़ी कठिन कार्य है। इस कार्य को करते समय नियोजनकर्ता को काफ़ी सतर्कता और सावधानी और दूरदर्शिता से काम लेना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि आपके पास अगर वैकल्पिक तरीके हो तो हम उसमें से सर्वोत्तम का चुनाव करेंगे। वो नियोजन का एक हिस्सा कहलाता है, प्लानिंग का एक हिस्सा कहलाता है। और इसके लिए आप में सावधानी और दूरदर्शिता का गुण होना बहुत ही आवश्यक होता है। योजना हेतु उप योजना तैयार करना। अब जब हम योजना बनाते हैं तो इसको क्या करना पड़ता है, हमें चरणबद्ध तरीके से ही इस योजना पर विचार किया जाता है। मतलब हमें जो भी योजनाएं बनानी है उसकी उप योजनाएं पहले तैयार करना पड़ेगी। मतलब हमको छोटे छोटे टारगेट्स सेट करना पड़ते हैं, उसके बाद हमें उस योजना तक पहुंचना देता है। जैसे कि क्रिकेट टीम जब कोई भी क्रिकेट खेलती है, शायद मेरे जब एक क्रिकेट टीम कोई क्रिकेट खेलती है तो उसमें क्या होता है कि उसके अनुसार क्या होता है कि वो प्लान करती है। अब जैसे मान लो कि हम 50 ओवर का एक गेम खेलते हैं तो हम क्या करना पड़ता है
कि 10-10 ओवर का हमें टारगेट बनाना पड़ेगा, 5-5 ओवर का हमें टारगेट बनाना पड़ेगा कि हमें 5 ओवर तक कैसी बॉलिंग करना है, किस प्रकार से फील्डिंग करना है। उसी प्रकार से हम हमारे लक्ष्य को निर्धारित कर पाएंगे। हमें 50 ओवर में किसी भी टीम को 250 रन के अंदर रोकना है, तो वो हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से योजना चरणबद्ध तरीके से होती है। क्रियाओं का चयन करना, प्रत्येक कार्य को करने की अनेक वैकल्पिक विधियाँ होती हैं, उनमें से किसी एक का चयन करना भी नियोजन की प्रोसेस है। इसी प्रकार से हमारे पास क्रियाओं के समय तथा क्रम का निर्धारण करना, क्रियाओं का चयन करना, उसके बाद कर्मचारियों में सहयोग की भावना पैदा करना, अनुगमन करना एवं समीक्षा करना, ये हमारी प्रोसेस है। एग्ज़ाम में हमें इसके क्वेश्चन को, सारे पॉइंट्स को लिखना पड़ेंगे और इनमें से किसी 4 या 5 को आपको डिटेल वाइज समझाना होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, कि एक नियोजन में ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी होती है। मतलब कि एक जो योजना बना रहा है, जो व्यक्ति प्लानिंग कर रहा है, उसमें ऐसे कौन से गुण होने चाहिए कि वो अच्छे से प्लानिंग कर पाए। यानी कि एक श्रेष्ठ नियोजन के आवश्यक लक्षण क्या क्या होते हैं, या प्रभावपूर्ण नियोजन हेतु आवश्यक बातें या घटक या तत्व कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी उपलब्ध करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है सरलता। योजना बनाते समय वो इतनी सरल और बोधगम्य होनी चाहिए कि सामने वाले को जो कि तो वो समझ में आ जानी चाहिए। मतलब संस्था के प्रत्येक कर्मचारी को उसे आसानी से समझ में आना चाहिए। मतलब योजना इतनी कठिन ना हो, सरलता उसमें इतनी होनी चाहिए कि सामने वाला देखकर उसे समझ सके। अब अगर वो जरा सी भी कठिन होती है तो कोई भी हमारे जो कर्मचारी है वो उसे समझ नहीं पाएंगे। अगर वो समझ नहीं पाएंगे तो हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हमें नहीं होगी। उसके बाद स्पष्ट उद्देश्य। एक प्रभावी नियोजन के लिए स्पष्ट उद्देश्य का होना आधारित भी होना चाहिए। मतलब एक प्रभावी नियोजन के लिए स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य मतलब कि हमें हमारे लक्ष्य पता होने चाहिए, तभी जाके हमारी प्लानिंग क्या होगी एक सक्सेसफुल तरीके से बनती है। अगर हमारे लक्ष्य अगर बार बार चेंज हो रहे हैं, हमारे उद्देश्य अगर बार बार चेंज हो रहे हैं, तो प्लानिंग जो हमने बनाई है वो कभी भी साकार नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है मितव्ययिता। मितव्ययिता का मतलब ये होता है कि एक श्रेष्ठ नियोजन में मितव्ययिता का गुण होना चाहिए और वह व्यवसाय के लिए अनुकूल होनी चाहिए। तो मितव्ययिता मतलब होता है सस्ता, यानी कि प्लानिंग करने में हम इतना पैसा खर्च ना कर दें कि वो हमारे बिजनेस के लक्ष्य को निर्धारित करने में हमको लॉस दे जाए। मतलब हमारे बिजनेस की जितनी कैपिटल है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस तरीके से ही उसके अनुसार ही हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग में इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट की जो लागत है उससे ज़्यादा वो प्लानिंग में पैसा लग जाए। लक्ष्यों के अनुरूप नियोजन संगठन की आवश्यकता और साधनों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। मतलब हमारे लक्ष्य क्या हैं, किस तरीके से हमारे काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनको देखकर ही ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, प्लानिंग बनानी चाहिए। उसके बाद व्यवहारिक नियोजन उपयुक्त, नियोजित एवं व्यवहारिक होने चाहिए। योजना में हमें हमारे सभी कस्टमर के लिए सही प्रकार से इसे क्या करना पड़ेगा कि व्यवहारिकता में लेकर आए। अब प्लानिंग के अंतर्गत कभी ऐसा ना हो कि हमने कुछ ऐसे प्लान या ऐसे रूल्स हमने बना दिए हैं जो हमारे जो सीनियर कर्मचारी है उनके साथ बदतमीजी हो जाए या किसी प्रकार का अव्यवहार हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो होनी चाहिए व्यवहारिक होनी चाहिए, ताकि कोई भी हमारा बिजनेसमैन इसको कोई भी कर्मचारी हमको इसको ठीक से काम कर सके। संतुलित प्लानिंग जो होनी चाहिए वो संतुलित होनी चाहिए, यानी कि सदैव संतुलित होनी चाहिए। संतुलित होने पर उसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है। अगर ये बिखरी हुई रही, मतलब कि अगर पॉइंट्स ऑफ व्यू एक के बाद एक अगर हमें पता नहीं देते हैं तो वो प्लानिंग ठीक नहीं कहलाती है, वो अनएडजस्टेड हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बाजार की स्थिति। बाजार की स्थिति को ध्यान में रखकर, समय को ध्यान में रखकर भी हमें प्लानिंग करनी चाहिए।
विश्वसनीयता, सहभागिता, अन्य लक्षण इसमें और भी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी प्लानिंग के अंतर्गत आती हैं। अब ये आपका चैप्टर नंबर 4 जो है वो क्लोज हो गया है, ख़त्म हो गया है। बाकी इसमें और भी क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपको होमवर्क के रूप में करना है। सभी क्वेश्चंस को आप ध्यानपूर्वक स्टडी करेंगे और एमसीक्यूज़ पर भी ध्यान देंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 4 का होमवर्क है। थैंक यू।